हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुरेश चौधरी और अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था दोस्तों, और चैप्टर नंबर 2 का ये अपना लास्ट वीडियो है, यानी कि लास्ट पॉइंट है अपने पास में। तो आज इस पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक की, जो कि अपने पास में साबुन के बुलबुले का संतुलन। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किसी चालक पर बल कितना होता है और कोई भी विद्युत क्षेत्र अपने पास में विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होती है। ये बात रही पिछले वीडियो की। आज हम इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों, कोई भी अपने पास में साबुन का बुलबुला है, यदि हम उसे आवेश देते हैं तो आवेश देने के बाद में उसके आवेश के मान क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी त्रिज्या क्या बनेगी, कितनी त्रिज्या होगी उसकी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कक्षा 11th के अंदर हमने ये पढ़ा था, एक तो अपने होती थी बूंद, एक तो अपने पास में क्या थी, बूंद थी, और एक अपने पास में था बुलबुला। ये दोनों टॉपिकों की बात हमने कक्षा 11th में अंदर की थी, बूंद और बुलबुला, बूंद और बुलबुला। दोस्तों दोनों को ध्यान से समझने का प्रयास करना। बूंद है, उसके अंदर एक ही पृष्ठ माना जाता है। कितना पृष्ठ माना जाता है? एक पृष्ठ, एक पृष्ठ। और जो बुलबुला है उसके अंदर क्या माना जाता है? दो पृष्ठ माने जाते हैं। कितने पृष्ठ माने जाते हैं? दो पृष्ठ। ये बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये चीज यदि आपको दोनों अच्छे से समझ में नहीं आई तो 11th वाला टॉपिक तो वैसे भी नहीं आएगा समझ में, पर अपना जो 12th का ये संबंधित है, जो बुलबुले से संबंधित है, साबुन के बुलबुले से, उसमें भी समस्या आएगी। इसलिए मैं थोड़ी सी बात इन दोनों पर कर लेता हूं पहले। दोस्तों अपने पास में होता क्या है, जो साबुन होता है उसको जब बुलबुला बनता है तो उस बुलबुले के अंदर भी वायु होती है और उस बुलबुले के बाहर भी वायु होती है। तो एक तो बाहर वाली जो वायु और बुलबुले का जो जल है, जो परत बनाए हुए है, एक तो वो पृष्ठ हो गया, ठीक है। एक दूसरा क्या होगा, अंदर वाली वायु और जो बुलबुले का जल है जो अंदर पृष्ठ बना रहा है वो दूसरा पृष्ठ हो गया। अच्छे से समझ में आ गया? बुलबुला है तो बुलबुले की बाहर वाली सतह और जो वायु है वो मिलकर के एक पृष्ठ बनाती है। ऐसे ही अंदर वाली वायु और बुलबुले की अंदर वाली सतह है वो मिलकर के एक पृष्ठ बनाती है। इसलिए बुलबुले के अंदर कितने पृष्ठ माने जाते हैं? दो पृष्ठ माने जाते हैं। जबकि बूंद में क्या होता है, बूंद में अंदर कंप्लीट जल है और बाहर कंप्लीट वायु है, तो वायु और जल का एक ही पृष्ठ बनेगा, इसलिए इसको एक पृष्ठ माना जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। दो शब्द है अपने पास में, एक तो है दाब आधिक्य, दाब आधिक्य, और एक अपने पास में तनाव बल। दोनों क्या चीजें होती है, ये यदि समझ में आया तो ये टॉपिक भी समझ में आएगा, 11th वाला भी बहुत अच्छे से आपके कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों दाब आधिक्य की बात करते हैं। सबसे पहले तो होता क्या है, जैसे बुलबुला है, बुलबुले के अंदर जो वायु है वो वायु क्या करती है, बुलबुले की अंदर वाली जो सतह है ना, उस सतह पर क्या लगाती है, एक दाब जनरेट करती है बाहर की ओर। यानी कि ये अपना बुलबुला है तो अंदर वाली जो वायु है ना वो बाहर की ओर दाब लगाएगी। ये किसकी वजह से होगा? ये होगा अंदर वाली वायु की वजह से। और दोस्तों ये बाहर वाली जो सतह है ना, इस सतह पर बाहर से अंदर की ओर दाब लगाया जाएगा और वो होगा वायुमंडलीय दाब। कौन सा होगा? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कौन लगाएगा? बुलबुले के बाहर वाली जितनी भी वायु है वो क्या लगाती है, दाब लगाती है। आ गई बात समझ में? बुलबुले के अंदर वाली जो वायु है वो बाहर की ओर क्या लगाती है, दाब लगाती है। अगर बाहर वाली जो दाब है, यानी कि अंदर वाली जो हवा है जो बाहर की ओर दाब दे रही है, वो दाब यदि ज्यादा है तो बुलबुला फूला हुआ रहेगा। अगर उसकी वैल्यू कम है तो बुलबुला छोटा रहेगा या कम फूला हुआ रहेगा। इतनी बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अंदर वाली वायु है वो उस बुलबुले के अंदर वाले पृष्ठ पर बाहर की ओर दाब लगाती है, तो धीरे धीरे बुलबुला क्या होता है, फूलने लगता है। और वो कब तक फूलता है? जब तक बाहर वाली वायु का, यानी कि वायुमंडलीय दाब है, वो अंदर वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता, तब तक फूलती है। हमेशा ही दोस्तों अंदर वाली वायु का जो दाब है बाहर की ओर, और जो वायुमंडलीय दाब से अंदर की ओर दाब है, उससे हमेशा ज्यादा माना जाता है। किसका ज्यादा माना जाता है?
अंदर वाली वायु जो बाहर की ओर दाब लगाती है ना, उसे हमेशा क्या माना जाता है, ज्यादा माना जाता है। और वो कितना होता है, वही है दाब आधिक्य। आई बात समझ में? एक बार वापस समझते हैं दोस्तों। अपने पास में कोई भी बुलबुला है, इस बुलबुले के अंदर की जो वायु है ना, ये वायु ये बाहर की ओर दाब लगाती है, और बाहर की जो वायु है ना, ये बुलबुले पर अंदर की ओर क्या लगाती है, वायुमंडलीय दाब लगाती है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हमेशा ही इस दाब को क्या माना जाता है, ज्यादा माना जाता है। यानी कि अंदर वाली वायु है, इसके द्वारा बनने वाला दाब है वो ज्यादा होता है। इन दोनों दाबों के जो अंतर है, इसी अंतर को हम बोलते हैं दाब आधिक्य। क्या बोलेंगे, दाब आधिक्य। और ये दाब आधिक्य किसकी वजह से बना है, ये दाब आधिक्य बनता है पृष्ठ तनाव की वजह से। किसकी वजह से बनता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। अब बोलोगे सर ये पृष्ठ तनाव कहां से आ गया, तो चलो इस पर बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव की। अब पृष्ठ या तनाव बल या पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, आपने इस चीज को देखा होगा कभी भी, जब हम क्या करते हैं, कभी कपड़े को अगर हम पानी से भरी बाल्टी के अंदर डालते हैं, तो जैसे ही वो कपड़ा पानी के अंदर रहता है तो बिल्कुल खुला हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे ही हम कपड़े को बाहर निकालते हैं तो वो कपड़ा क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, क्योंकि पानी के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो अपने क्षेत्रफल को या पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। और वो जो गुण है वो किसकी वजह से, वो एक बल की वजह से है। जो जल के अणु हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यानी खींच करके रखते हैं, जिसे हम सहसंजक बल भी बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं, खींच करके एक दूसरे को रखते हैं, और जैसे ही जल से बाहर निकला तो जल के कण आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो वो कपड़ा या बाल या जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी पिचक जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन अलग है, पर समझने के लिए जो सिंपल तरीका है वो यही है कि होता क्या है, जल या किसी लिक्विड को जब हम छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, जब गिरता है या बहता है उस समय क्या होता है, वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। जब वो कम से कम करने का प्रयास करता है, यानी कि जल के जो कण है या द्रव के जो कण है वो आपस में दूसरे कणों को खींच करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ये हो गई बिल्कुल समझने वाली चीज। अब यहां पर क्या बात हुई, यहां पर बात ये हुई दोस्तों, ये जो बुलबुला है ना अपना, ये बुलबुला क्या करेगा, इसके जो जल के कण है ना, ये जो जल के कण है बुलबुले के, ये जल के कण है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच करके रखेंगे। किधर रखेंगे, अंदर की ओर खींच करके रखेंगे, ऐसे अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। जब ये सारे अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे तो आकृति कैसी होगी, गोलाकार आकृति होगी। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की बूंद है वो गोलाकार क्यों होती है, चपटी क्यों नहीं होती, या फिर अन्य आकार की क्यों नहीं होती। तो इसका सीधा साधा रीजन है कि जल की बूंद गोलाकार है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। और क्यों होती है, इसका कारण यह है क्योंकि जो गोला होता है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। तो जो भी द्रव है वो द्रव क्या करते हैं, अपने पृष्ठ को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। और गोला एक ऐसी आकृति है जिसका पृष्ठ तनाव अन्य आकृतियों से क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अन्य आकृतियों से क्या होता है, कम होता है। इसलिए प्रत्येक द्रव है वो क्या करने का प्रयास करता है, अपने आकार को गोल रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। क्यों करता है, क्योंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अन्य आकृतियों से क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए। अब हम चलते हैं अपने पास में, यहां पर 2 पृष्ठों की मैं बात कर रहा था, एक तो अंदर वाला पृष्ठ है, एक बाहर वाला पृष्ठ है। ये 2 जो पृष्ठ है इन पृष्ठों की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमने 11th के अंदर ये देखा है, जो ये दाब आधिक्य है ना, इस दाब आधिक्य का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के लिए अलग अलग होता है, बूंद के लिए और बुलबुले के लिए। जो बूंद अपनी है और जो बुलबुला है, बुलबुला दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इसका पृष्ठ एक है, इसलिए इसका दाब आधिक्य का जो सूत्र है वो हुआ 2T/r। r यहां पर क्या है, r यहां पर त्रिज्या है, किसकी, बूंद की। और यहां पर T क्या है, वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव एक तरह से बल ही होता है, पर ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो दोस्तों बात करते हैं यहां पर बुलबुले की। तो बुलबुले में क्या होगा, दाब P बराबर 4T/r। क्यों, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर डबल पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ के लिए जो दाब आधिक्य होता है वो इतना होता है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए भी दाब आधिक्य इतना ही होगा। तो दोनों टोटल मिलकर के कितना बन जाएगा, 4T। कैसे, यहां पर हो जाएगा 2T/r प्लस 2T/r।
ये अपने पास में जो वैल्यू बनी है वो क्या होगी, बुलबुले के लिए होगी। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। यानी कहने का मतलब ये हो गया, बुलबुले के लिए जो दाब आधिक्य होता है ना वो ये चीज होती है, और जो बूंद के लिए दाब आधिक्य होता है वो ये चीज होती है। कोई दिक्कत नहीं है। दाब आधिक्य हमेशा कौन सी साइड में लगता है, बाहर की ओर लगता है। इसी वजह से बूंद या बुलबुला है वो क्या होता है, फुला हुआ रहता है। कोई समस्या नहीं है यहां तक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम यहां पर इस टॉपिक के अंदर जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम बात करने जा रहे हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यानी कि कोई बुलबुला है, जैसा हमने सिंपल देखा था 11th में। अब मैं उस बुलबुले को क्या कर देता हूं, कोई क्यू आवेश दे देता हूं। उस बुलबुले को क्या करता हूं, कोई आवेश दे देता हूं क्यू, और जैसे ही मैं उस बुलबुले को आवेश दूंगा तो क्या घटना घटित होगी, ये आप कल्पना करो। जब आप बुलबुले को आवेश देते हो तो बुलबुले को आवेश जब देंगे तो आवेश है वो उसके कंप्लीट क्या हो जाएगा, सतह पर फैल जाएगा। और जैसे ही आवेश सतह पर फैलेगा तो आवेश सतह पर फैलने से क्या होगा, उसके ऊपर सतह के ऊपर प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा उसकी वजह से दाब भी बढ़ेगा। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने से क्या होता है, बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, और उस प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या होता है, दाब बढ़ता है। कंप्लीट यहां तक लाड लूं, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप फटाफट कमेंट के अंदर लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर उस चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझा सकूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमें सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के भीतर वायु का दाब, साबुन के बुलबुले के भीतर वायु का दाब, कोमा बुलबुले के बाहर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी कि जो बुलबुले के ऊपर वायुमंडलीय दाब लगता है उससे ज्यादा दाब होता है कहां पर, बुलबुले के अंदर जो वायु होती है उसकी वजह से। और जितना अधिक होगा वही हमारा क्या होगा, दाब आधिक्य। दाब यानी कितना अधिक है वही दाब आधिक्य। यह दाब आधिक्य पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण से यह दाब आधिक्य बनता है। यदि किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो तो अनावेशित बुलबुले की संतुलित अवस्था में जो दाब आधिक्य है वो कितना होता है। यानी कि अभी तक हम उस बुलबुले को क्या कर रहे हैं, कोई आवेश नहीं दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, उस बुलबुले को केवल जिस रूप में बना हुआ है उसी रूप में देखते हैं। तो जो हमारा दाब आधिक्य बनता है वो बनता है P बराबर 4T अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, बुलबुले की त्रिज्या, T क्या है, पृष्ठ तनाव, P क्या है, दाब आधिक्य। कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैं इस बुलबुले को क्या करता हूं, जैसे ही मैं इस बुलबुले को इधर देखो, जैसे इस बुलबुले को मैं क्या करता हूं, कोई आवेश दे देता हूं। जैसे इस बुलबुले को मैंने आवेश दिया तो आवेश देने से क्या होगा, आवेश देते ही इस बुलबुले पर पहले जो दाब आधिक्य लग रहा था वो लग रहा था P। दाब आधिक्य क्या लग रहा था दोस्तों, P लग रहा था। अब जैसे ही मैंने इस पर आवेश दिया तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा दाब है वो जुड़ जाएगा। ये तो चलो मैं दाब आधिक्य को लिखता हूं EX है, PEX है। तो ये PEX तो क्या है, दाब आधिक्य है। और जैसे ही मैंने इसको आवेश दिया तो आवेश देने की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल बढ़ गया, और प्रतिकर्षण बल बढ़ते ही दाब बढ़ गया। अब कितना दाब बढ़ा उसको भी मैं यहां पर क्या कर देता हूं, साथ में लिख देता हूं। अब टोटल दाब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि जब हमने बुलबुले को आवेशित नहीं किया था तो उस पर दाब कितना लग रहा था, इतना। और जैसे ही मैंने बुलबुले को आवेशित किया तो आवेशित करते ही प्रतिकर्षण की वजह से जो दाब बढ़ा वो भी उसके अंदर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। क्यों, क्योंकि दाब आधिक्य भी बाहर की ओर लग रहा है और प्रतिकर्षण बल की वजह से जो दाब बना है वो भी बाहर की ओर लगता है। तो टोटल दाब कितना हो जाएगा, इतना। तो बढ़ते हैं आगे। यदि साबुन के बुलबुले, यदि साबुन के बुलबुले को क्यू आवेश दिया जाए
तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है तथा बुलबुले के पृष्ठ पर विद्युत दाब कितना होगा? विद्युत दाब, चलो मैं P नहीं लिख करके सीधा लिख देता हूं। विद्युत दाब की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पिछले दोनों वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो अपने 2 वीडियो थे पीछे वाले, दोनों के अंदर हम ये चर्चा कर चुके हैं कि उसको आवेश देने से उसके ऊपर कितना दाब बनेगा, वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत दाब बढ़ जाता है अतः आवेशित अवस्था में बुलबुले का संतुलन। तो दोस्तों संतुलन कब होगा? पृष्ठ तनाव की वजह से अंदर की ओर लगने वाला बल और अंदर जो दाब है या फिर जो हमारे पास में विद्युत दाब बना है उसकी वजह से बाहर लगने वाला दाब, दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तो यहां पर बाहर की ओर जो टोटल दाब बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है? दाब आदि के इंटू विद्युत दाब, यानी कि दाब आदि के तो ये है और विद्युत दाब ये है, ये दोनों मिलकर के किधर लगेंगे? बाहर की ओर लगेंगे। तो यहां पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं P आदि के समझने के लिए, और यहां पर P विद्युत दाब, बोलो कोई समस्या है क्या? यहां पर नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के दोनों ही हमें यह पता है कि बाहर की ओर लगेंगे। जब दोनों ही बाहर की ओर लगते हैं तो हम इनको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। जबकि पृष्ठ तनाव अपना वो का वही है, पृष्ठ तनाव अपना क्या है? वो का वही है। तो यहां पर 4T/R, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब दोस्तों यहां से हम क्या कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है ना, वो तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, दाब आदि के बराबर, इसकी जगह मैं वैल्यू लिख देता हूं। चलो मैं एक बार वैल्यू लिख देता हूं, कितनी है इसकी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? 4T/R। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। इंप्लाई दैट P आदि के बराबर, यहां पर अपने पास में जो वैल्यू होगी वो होगी 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पर प्लस में थी, जैसे ही पक्षांतरण होगा किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। अब यहां पर हम दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी दाब आदि के। चलो इसको मैं एक बार यहीं लेने देता हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना इस चीज को। जब हम बुलबुले को आवेश देते हैं तो बुलबुले को आवेश देने की वजह से उस बुलबुले के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगता है। उस प्रतिकर्षण बल की वजह से जैसे जैसे दाब बढ़ता है बाहर की ओर, तो वैसे वैसे बुलबुले की फूटने की संभावना है वो भी क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो आवेशित बुलबुला आवेश देने के कारण से क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। और जैसे ही वो बुलबुला फूटेगा तो इसका मतलब दाब आदिके की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बुलबुला जैसे ही फूटा दाब आदिके की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो मैं इस चीज को यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर एक स्थिति ऐसी आती है
एक स्थिति ऐसी आती है जब दाब आदि के का मान शून्य अर्थात बुलबुला फूट जाता है। अब दोस्तों आप बोलोगे सर बुलबुला कैसे फूट जाएगा? बुलबुला ऐसे फूटेगा दोस्तों, जब हमने उसको आवेश दिया है तो आवेश देने से उसके ऊपर सभी सतह पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल की वजह से वो फैलने का प्रयास करेगा पर ज्यादा फैल नहीं पाएगा। इस वजह से क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पृष्ठ तनाव भी लग रहा है, इस वजह से वो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। जब बुलबुला फूटेगा तो अपना जो दाब आदि के है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैं दाब आदि के की जगह क्या लिख रहा हूं? 0 लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर 0 लिख दिया। अब अपने पास में यहां पर क्या बचा? 40/r बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या नहीं है यहां तक? अब देखते हैं आगे। यहां पर पक्षांतरण कर लें दोनों का। 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों ये जो चीज बनी है ना, इसी चीज से हम बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सूत्र। कैसे सूत्र बनाएंगे इस चीज को समझना, क्योंकि जो अपने न्यूमेरिकल बनते हैं या कंपटीशन एग्जाम में जो ये टॉपिक का काम आता है, वो हिस्सा जो है वो अब यहां से समझना। पहले हम यहां पर बात करते हैं बुलबुले की त्रिज्या की। बुलबुले की त्रिज्या, तो दोस्तों बुलबुले की त्रिज्या यदि हमें कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले कि ये वैल्यूज दे रखी है और आप ये बताइए कि बुलबुले की त्रिज्या कितनी होगी, तो दोस्तों यहां पर बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें इस r की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां से पक्षांतरण करना होगा। तो जैसे ही मैं पक्षांतरण करता हूं तो यहां से r बराबर क्या निकल करके आएगा मेरे पास में? ये यहां चला जाएगा, इधर बड़ा पद इधर आ जाएगा। तो इनको क्या कर दें? अपोजिट में कर दें। 40 तो यहां पर गुणा में रहने दूं, इंटू यहां से क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा अपने पास में? सिग्मा स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो यहां पर टोटल वैल्यू जो बन रही है वो त्रिज्या की कितनी बन रही है? 8 बन गया, एप्सिलॉन नॉट बन गया, यहां पर क्या बन गया? t, और बटा में क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला अपने पास में बना है ना, ये फॉर्मूला किसका है? त्रिज्या ज्ञात करने का है। हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर पृष्ठ तनाव दे रखा होगा, उसकी वैल्यू उठा करके यहां पर पुटअप करनी है, और अपने पास में यदि आवेश और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो हम आराम से सिग्मा ज्ञात कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये तो हुआ अपना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां से सेकंड पॉइंट में हम चलते हैं, और हम चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा। यहां से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए या उससे निकाल लीजिए, एक ही बात है। यहां से यदि मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो पहले तो यहां पर अंडरूट कर दूं, फिर यहां पर अपने पास में आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। ये वैल्यू अपने पास में किसकी बनेगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व की बनेगी। अब यहां पर दोस्तों मैं एक काम और कर दूं कि यदि मेरे को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? यदि मेरे को यहां पर दिए गए आवेश की वैल्यू ज्ञात करनी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए यदि पूछ ले, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है। ये याद रखोगे तो सारे सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब यदि आवेश की चर्चा करनी है तो हम यहां पर कैसे करेंगे? आवेश, तो आवेश की वैल्यू यहां से देखो कितनी होगी? यहां पर होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। आ गई इतनी बात समझ में? और यहां पर बराबर में अंडरूट में जो भी वैल्यू है वो लिखी हुई है, वैसी की वैसी लिख लो, 8 एप्सिलॉन नॉट t बटा r। अब यहां से q की वैल्यू चाहिए तो a को क्या करना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा। तो मैं यहां से a को इस साइड में भेज देता हूं, इंटू a। यहां पर क्या है? उस चालक का क्षेत्रफल। तो यहां पर अपने पास में क्या है? चालक बूंद है, तो बूंद का क्षेत्रफल क्या होगा? गोलाकार है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास में वैल्यू कितनी बनेगी? 4 पाई r स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यू किसकी बनी है?
Q की। तो इस प्रकार से दोस्तों हम तीनों पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसी पर आधारित एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उसकी। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है दोस्तों, ये लास्ट एग्जांपल है इसका दोस्तों चैप्टर का, और वो अपने पास में एग्जांपल नंबर 2.17 क्या कहता है ये दोस्तों, ये कह रहा है कि एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपकी बुक में हो सकता है माइक्रो नहीं लिखा हुआ हो, पर इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, प्रति मीटर स्क्वायर ये वैल्यू अपने को दे रखी है। साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या की गणना कीजिए कि दाब आदि शून्य हो तथा बुलबुला संतुलन में रहे। अपने को दोस्तों इसके अंदर ज्ञात क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या चीजें हमें दे रखी है। एक आवेशी साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव है वो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या की हमें गणना करनी है यहाँ पर, और दाब आदि के शून्य होना चाहिए, और बुलबुला कैसे होना चाहिए, संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कैसे करेंगे हम इसको, इस चीज को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अपने को मैंने आपको बताया था कि जो चीज हमें ज्ञात करनी है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन लिखना है। हमें ज्ञात क्या करना, दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है, कितना 2.96 माइक्रो है, तो इसकी वजह से 10⁻⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है इसमें। अब और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर पृष्ठ तनाव कैपिटल टी दे रखा है, कितना 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर। दो चीजें हमें यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से दे रखी है, बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से
फाइंड टू, हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है यहां पर त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या की बात हो रही है यहां पर, तो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। वी नाउ दैट वाले पद में क्या आएगा, वी नाउ दैट वाले पद के अंदर दोस्तों साबुन के बुलबुले का अपने सिलेबस के अंदर 17 चैप्टर में से मात्र ये एक टॉपिक है, तो बहुत इजी वे में याद रह जाएगा कि भाई न्यूमेरिकल कहां से बना है। तो यहां पर वी नाउ दैट में हम ये देखते हैं कि 4t/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही चीज हम जानते हैं बस, क्योंकि इसी चीज से सारे सूत्र बन जाएंगे। आप एक एक सूत्र को यदि रटने का प्रयास करोगे नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये चीज आपको पद याद रखना है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए r, तो r को तो यहां भेज दो, इन दोनों राशियों को इधर ले आओ, तो r को तो मैंने उधर भेज दिया, ये आ जाएगा इसके गुणा में, यानी कि हो जाएगा 4t इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बट्टा में क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, r बराबर यहां पर दोनों मिलकर के कितने बन गए 8 इंटू t, यानी कि अपने को कितना दे रखा है प्रश्न नाम 4 इंटू 10 की पावर माइनस की 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, रह जाएगी याद, बट्टा। अब यहां पर बट्टा में क्या दे रखा है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है 2.96 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, और इसकी कितनी आ जाएगी होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अपने पास में क्या है सिग्मा स्क्वायर है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं जैसे आप इसको सोल्व करोगे आपके पास में मीटर में आंसर आ जाएगा। किस में आंसर आएगा मीटर में, क्यों, क्योंकि सारी राशियां यहां पर किस में है एमकेएस पद्धति में है। तो उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार में 5 सेकंड के लिए यह बात आपको समझा देता हूं कि जब कभी भी बुलबुले या बूंद पर क्वेश्चन आता है तो आपको विशेष रूप से इस चीज का याद रखना है कि हमें पृष्ठ तनाव और दाब आदि को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी चीज पर पूरा बेस्ट है ये टॉपिक और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात एक बार वापस कर लेता हूं कि जब हमने बुलबुले को आवेश नहीं दिया था उस समय दाब आदि के कितना बन रहा था P बराबर 40/r, ठीक है। जैसे ही मैंने इस बुलबुले को आवेश दिया, आवेश देते इतना दाब बढ़ गया, तो दाब बढ़ गया तो टोटल दाब कितना हो गया, दाब आदि के प्लस दाब अपने पास में विद्युत दाब मिलकर के किसके बराबर हो जाएगा 40/r के बराबर हो जाएगा। अब यहां से मैंने इसकी क्या रख ली वैल्यू रख ली और फिर इसको पक्षांतरण इधर कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इधर पक्षांतरण किया ये माइनस में हो गया। फिर हमने ये चीज लिखी कि भाई जैसे ही हम बुलबुले को आवेश देते हैं तो एक स्थिति हमारे पास में ऐसी आती है जहां पर प्रतिकर्षण बल की वजह से या विद्युत दाब की वजह से बुलबुला क्या हो जाता है फूट जाता है, और जैसे ही बुलबुला फूटेगा दाब आदिकी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जैसे दाब आदिकी की जगह हम 0 लिखेंगे, ये इधर था तो माइनस में था, इधर लाएंगे तो वापस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये पद अपने पास में बच जाएगा। और जैसे ये पद बचेगा वही पद अपने पास में न्यूमेरिकल और कंपटीशन एग्जाम के अंदर याद रखने वाला पॉइंट है। इससे ज्यादा हमें कोई चीजें याद नहीं रखनी है, इससे अपना काम बन जाएगा, सारे न्यूमेरिकल बुलबुले और बूंद से संबंधित हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आपको। रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए दोस्त हैं उनसे सब्सक्राइब कराओ ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए बहुत बेहतर ढंग से और ज्यादा अच्छे वीडियो में बना सकूं। थैंक यू, जय हिंद। स्क्रीनशॉट जरूर लेना।